हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज हम लोग हमारे पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए डेली 1 कंसेप्ट अ डे सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज में आप लोगों के साथ एक मेंस या प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा और उसके साथ साथ जिस कंसेप्ट के ऊपर वो क्वेश्चन आधारित रहेगा उस कंसेप्ट को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से उस कंसेप्ट को हम लोगों ने इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अप्रोच करना है। इस सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आप लोगों को एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग भी हो सके कि किस तरह से सवाल जो है, चाहे प्रीलिम्स की बात की जाए या मेंस की बात की जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब पंजाब सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हुआ था तो उसका लेवल काफी अच्छा था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। क्लियर? तो यही कारण है विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरीके से डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है, आप लोगों की एग्जाम से रिलेटेड अवेयरनेस भी काफी बेटर होनी चाहिए। एंड आई होप ये जो सीरीज है जिसमें हर रोज अलग अलग टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ये आप सबके लिए काफी हेल्पफुल, काफी बेनिफिशियल साबित होगी। और इस सीरीज में जिस तरीके से आपको कंसेप्ट समझाए जाएंगे वो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है, वो नया जो ट्रेंड है जो लास्ट ईयर से हम लोगों ने काफी ड्रास्टिक चेंज देखा है, उसी के ऊपर आधारित रहेगा। तो ये सीरीज हर रोज 2 बजे आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। इसके अलावा भी हम लोग मल्टीपल पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हमारे इस चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा के ऊपर इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं। क्लियर? अभी तक हमारे जो बाकी एग्जाम्स थे पंजाब के, उन्हीं के ऊपर हम लोग कवर कर रहे थे। अब हमारी जो स्पेशल टीम है पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए, वो आप सब लोगों के साथ डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट इनिशिएटिव, चाहे करंट अफेयर्स की बात की जाए, चाहे 1 कंसेप्ट डे की बात की जाए या स्ट्रैटेजी सेशंस की बात की जाए, कि आप लोग किस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे। और उसके साथ साथ काफी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सब लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ताकि जो एजुकेशन है उसको हम लोग काफी अफोर्डेबल बना सके, जिसके तहत बहुत सारे बच्चे जो लैक ऑफ गाइडेंस के कारण अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, वो अपने पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज कर ले। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके का सवाल हम लोगों को प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिला है। तो आज जिस क्वेश्चन की हम बात करेंगे वो मेंस 2018 में हम लोगों को देखने को मिला। 100 वर्ड्स में आपने इस क्वेश्चन को एड्रेस करना था। तो ये क्वेश्चन जो है, इसको आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। यहां पे क्वेश्चन जो है वो है आइडेंटिफाई द मेजर हिंड्रेंसेस इन द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ये पूरे का पूरा जो सवाल है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। अगर आप लोगों को पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो साथ ही आप लोगों को ये भी आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या हिंड्रेंसेस, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स, क्या क्या चैलेंजेस, काइंड ऑफ चैलेंजेस जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के दौरान, ध्यान रखना एक कंसेप्ट है, एक इंप्लीमेंटेशन है, यानी कि फंक्शनिंग है, जिसके तहत इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। तो आप लोग कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे इसको हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारा काम है वो यही है, इस सीरीज में ऐसा ही किया जाएगा, जहां पे हम लोग इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के का जो सेंट्रल थीम है, क्योंकि ध्यान रखिए जब भी कोई सवाल बुना जाता है, जब भी मेंस में स्पेसिफिकली किसी क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है, तो वो एक सेंट्रल थीम के ऊपर आधारित होता है। क्लियर? तो वही सेंट्रल थीम जो है वो, उसके कंसेप्ट अगर आप लोगों को आइडिया रहेगा तो आप उस कंसेप्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन, चाहे कंसेप्ट बेस्ड हो, चैलेंजेस बेस्ड हो, एनालिसिस हो, क्रिटिकली एनालिसिस हो, क्लियर डिस्कशन हो, किसी भी तरह का जो डायरेक्शन अगर आपको दिया जाए कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो यही कारण है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली इन द मेंस आंसर राइटिंग। और उसके साथ साथ जिस तरीके से प्री का भी पेपर आया था, तो आप लोगों को काफी हद तक डिटेल में नॉलेज होना चाहिए हर एक चीज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। वापस मैं सवाल के ऊपर आऊंगा ताकि आपको आइडिया भी लगे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सुना जरूर होगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में, लेकिन शायद उस गहराई से ना पढ़ा हो। क्लियर? बहुत सारे बच्चे नया प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक आइडिया लेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद इस सवाल के ऊपर आएंगे। आई होप जब हम इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप काफी अच्छे तरीके से जो है वो उस क्वेश्चन को, या काफी हद तक उस क्वेश्चन को एड्रेस कर पाओगे। तो 3 चीजें हम लोग आज के कंसेप्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, कि क्या इसके अंदर मौजूद है। उसके साथ साथ हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स, जो कहीं ना कहीं कंसेप्ट से ही ओरिजिनेटेड होंगे। क्लियर? उसके बाद हम फीचर्स की डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट हिंड्रेंसेस क्या है। क्लियर? जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के दौरान फेस की जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को यहां पे एक जो शब्द है, एक जो वर्ड है, दैट इज डेमोक्रेसी, इसका मतलब आसान भाषा में समझाता हूं। वैसे तो आप लोगों को पता ही है डेमोक्रेसी का मतलब क्या है।
काफी लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत न्यू वर्ड है, या अभी अभी 200-300 साल पहले ही डेमोक्रेसी जो है वो हमें समाज के अंदर देखने को मिली। काफी लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो रोमन एम्पायर में या जो हमारा यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे 2500 ईयर्स पहले भी मौजूद थी। कई जगहों के ऊपर इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी एक हिस्सा ऐसा है जो डेमोक्रेसी होने की बात करता है। लेकिन आसान भाषा में सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का आसान भाषा में मतलब रहता है रूल बाय द पीपल, जहां पे लोगों के द्वारा रूल किया जाता है एक स्पेसिफिक टेरिटरी के ऊपर। क्लियर? उसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। अब डेमोक्रेसी की जब हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो उसको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे जो डेमोक्रेसी 2500 साल पहले हुआ करती थी वहां पे सब लोगों के पास, नो डाउट लोगों का रूल तो होता था, लेकिन वहां पे जो लोगों को चूज करने का या रूल करने का अधिकार हुआ करता था वो बहुत ही कम लोगों के पास हुआ करता था। उसी तरह से शायद आपको ये चीज़ के बारे में भी आइडिया होगा कि वुमेन जो है, स्पेशली स्लेव्स की अगर हम बात करेंगे, उनके पास 20th सेंचुरी तक भी, 20th सेंचुरी के मिड तक भी काफ़ी जगहों के ऊपर वोटिंग का अधिकार नहीं था, यानी कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने लिए खुद के रूल बनाना या अपने ऊपर रूल नहीं कर सकते थे। तो डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट हुआ करता था इनिशियल स्टेजेस के ऊपर वो काफ़ी नैरो था। लेकिन जब हम लोग देखते हैं 1950-60s के बाद तो वहाँ पे धीरे धीरे डेमोक्रेसी का कंसेप्ट जो है वो हम लोगों को काफ़ी बेटर होता हुआ देखने को मिला। स्पेशली यहाँ पे मैं हिंदुस्तान का, इंडिया का एग्जाम्पल ले सकता हूँ। जब हम लोग आज़ाद हुए तो हम लोगों ने इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, हर एक इंसान को वोटिंग का राइट दिया। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि आप लोग हर एक इंसान को जब वोटिंग का राइट नहीं दे सकते हैं, तो हमने कहा उस जमाने में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ इनिशियल स्टेजेस पे कि हर एक इंडिविजुअल जो 21 साल से ज्यादा है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद सेलेक्ट करेगा, खुद चूज करेगा। इसके बाद यही एज जो है वो बाद में 18 साल हो गई। लेकिन हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग से ही प्रॉपर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर या प्रॉपर डेमोक्रेटिक फीचर्स को, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। ये अलग बात है, काफी हद तक वो सक्सेसफुल हुई, काफी फेलियर्स का भी सामना किया गया, वो एक डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन, उसके ऊपर भी हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अगेन हिंदुस्तान एक परफेक्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं जहां पे डेमोक्रेसी फुल फ्लेज्ड जो है वो हम लोगों को काम करती हुई देखने को मिली। क्योंकि ब्रिटेन, जिसको सो कॉल्ड कहा जाता है कि ओरिजिनेटर ऑफ डेमोक्रेसी है, एटलीस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी है, वहां पे भी सब लोगों के पास वोटिंग राइट आते आते काफी समय लगा। इनिशियल स्टेजेस पे वहां पे जो प्रॉपर्टी जिनके पास हुआ करती थी उन्हीं के पास जो है वो वोटिंग का अधिकार हुआ करता था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अगर मैं बात करूंगा तो 1929 में, 1929 में वहां पे वुमेन के पास जो है वो वोटिंग का राइट आया। फ्रांस में 1946 के आसपास आया। तो यही कारण है कि जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहा करते थी, क्लियर, उनको बहुत बाद में हम लोगों ने देखा। नो डाउट फ्रांस की अगर मैं थोड़ी सी बात करूंगा तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सभी के पास अधिकार आ गया था, लेकिन बाद में जो वो वहां पे काफी जो सेक्शंस थे सोसाइटी के, उनसे वोटिंग राइट को छीन लिया गया था। तो ये सारी कहानी मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि डेमोक्रेसी का आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ आए कि डेमोक्रेसी जो है एग्जैक्टली ये नहीं है कि जो आज हम लोग देखते हैं। डेमोक्रेसी भी टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुई है। और क्योंकि शायद हम लोग अभी भी यंग नेशन अपने आप को कह सकते हैं, वैसे तो काफी टाइम हो गया है डेमोक्रेसी यहाँ पे आए हुए, लेकिन काइंड ऑफ जिस तरीके से हम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चांसेस हैं कि हम लोग, हमारी डेमोक्रेसी और मैच्योर होगी और आप लोगों के पास अधिकार रहेंगे, आप अपने लिए जो चाहते हैं वो आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब लोगों के द्वारा डिसीजन लिया जाता है तो वहां पे आसान भाषा में जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी का मेरा मतलब है कि जहां पे मैक्सिमम लोग एक चीज के ऊपर रजामंद होंगे उस बेसिस के ऊपर डिसीजन लिया जाता है। नहीं तो किसी भी एक सोसाइटी के अंदर डिसीजन लेना जो है वो काफी मुश्किल रहेगा। तो ये डेमोक्रेसी का एक आसान भाषा में एक बड़ा ही ईजी सा एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी। क्लियर? अब बात करते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। तो अलग अलग जगहों के ऊपर डेमोक्रेसी काम करती है, कई या डिफरेंट तरीके से काम करती है। कई जगहों के ऊपर लोग जो हैं वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग का मेरा मतलब क्या है, जैसे एंशिएंट सोसाइटी की भी मैं बात कर सकता हूं, या काफी हद तक जो हमारे यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे पूरी ग्राम सभा बैठती है और फिर लोगों के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं कि ये काम करना है या नहीं करना है। यानी कि ऐसी डिसीजन मेकिंग जहाँ पे लोगों की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, दैट इज योर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसको हम लोग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी कहते हैं।
एक दूसरी तरह की भी आपकी डेमोक्रेसी रहती है, क्योंकि अब जैसे हम हिंदुस्तान का एग्जाम्पल लेंगे, बहुत बड़ा साइज है, या इंडिया में किसी स्पेसिफिक स्टेट का भी एग्जाम्पल लेंगे, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं, करोड़ों की संख्या में 20-20 करोड़ की जो है वो राज्य हम लोगों को हमारे देश के अंदर देखने को मिलते हैं। तो वहां पे सब लोगों को इकट्ठा करके डिसीजन मेकिंग करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी डिसीजंस हैं वो लोगों के द्वारा ही लिए जाएंगे और लोगों के वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए ही लिए जाएंगे। क्लियर? लेकिन अगेन जब बहुत ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं तो होता क्या है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे आज के टाइम पे आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं कि जैसे लोकसभा की अगर मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली, या विधानसभा की भी बात करोगे, तो वहां पे विधानसभा में आप लोग या लेजिस्लेटिव असेंबली में आप लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, फिर वो सारे लोग मिलके आपके बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसी तरीके से लोकसभा में आप लोग अपने एमपीज को चूज करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लोकसभा या राज्यसभा के लिए चूज करते हैं, वो आपके बिहाफ पे वहां पे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो डिसीजन वो ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट आपके द्वारा किया गया है, क्योंकि चूज आपके द्वारा किया गया है, तो आसान भाषा में हम लोग यही मानते हैं कि इनडायरेक्टली आपके बिहाफ पे उन लोगों के द्वारा डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी दो तरीके से डिवाइड है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आजकल क्योंकि देश का, कंट्रीज का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, तो वहां पे आप लोगों को मैक्सिमम जगहों के ऊपर जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। नो डाउट कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ट्रेड्स हैं, जहां पे लॉज बनाने में, कानून बनाने में लोगों से डायरेक्टली पूछा जाता है, या लोग खुद इनिशिएट कर लेते हैं कि आप इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाइए। लेकिन हमारे देश में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। स्विट्जरलैंड वगैरह देशों में हम लोगों को इस तरह के कुछ ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। तो डेमोक्रेसी की भी हम बात करते हैं तो डायरेक्ट है और उसके बाद इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो तरीके की है, क्योंकि मेन काम हमारा वही है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में दो तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिजाइन किया गया है। अब कई जगहों के ऊपर जो ज्यादा पावरफुल पोजीशन होती है, वो होती है प्रेसिडेंट की, जहां पे चाहे गवर्नमेंट की बात की जाए, दो शब्द होते हैं हमारे, एक है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्लियर जी, एक है हेड ऑफ द स्टेट। तो दो स्पेसिफिक पोजीशन जो है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है जो सरकार चला रहा है, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है जो पूरे देश का जो है वो हेड है। तो कई जगहों के ऊपर एक ही इंडिविजुअल के पास या एक ही इंस्टीट्यूशन के पास, एक ही बॉडी के पास दोनों की दोनों पावर जब उनको कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है। क्लियर? कई जगहों पे क्या रहता है, कई जगहों पे हम लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, और उसके साथ साथ कभी कभी वहां पे प्रेसिडेंट की पोजीशन भी होती है, या कई जगहों पे हम लोगों को मोनार्क भी देखने को मिलता है। जैसे हम लोग वहां पे ब्रिटेन का एग्जांपल ले सकते हैं आसान भाषा में, जहां पे ड्यूअल फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हमें देखने को मिलती है। यानी कि एक जो है वो हेड ऑफ द स्टेट रहेगा, जैसे मैं इंडिया की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो कौन रहेगा, आपका प्राइम मिनिस्टर रहेगा। क्लियर? इस तरह का सिस्टम हम लोगों को यूनाइटेड किंगडम में भी देखने को मिलता है, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो आपका मोनार्क है, वो आपकी स्पेसिफिक टाइम पे क्वीन है। क्लियर? तो ये जो कहानियां हैं, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म एंड प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी के अंदर, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में दो तरीके से हम लोगों को जो देश हैं वो काम करते हुए देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो यहां पे आई होप आप लोगों को क्लैरिटी हो रही है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि सारी की सारी पावर जो एक ही पास, इंडिविजुअल के पास कॉन्सेंट्रेट हो रही है। प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है, या जिसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ ही रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली यहां पे एक इंडिविजुअल ज्यादा पावरफुल नहीं होता, यहां पे जो पार्लियामेंट है, अब इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा एंड राज्यसभा, ये ज्यादा पावरफुल होते हैं। यानी कि जिन लोगों को आप लोगों ने इलेक्ट करके भेजा, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो पावरफुल है, वो सॉवरीन है, वो सुप्रीम है। क्लियर? तो दिस इज योर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें दो इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। एक जैसे प्राइम मिनिस्टर है, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो बनता है वो बनता है जिसकी लोअर हाउस या लोकसभा में मेजोरिटी होती है, जिस पार्टी की, वो पार्टी प्राइम मिनिस्टर को चूज करती है। और प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के द्वारा ही सिलेक्ट किया जाता है। इंडिया के एग्जांपल में मोनार्क तो हेरिडिटरी ही चलेगा, और वो प्रेसिडेंट जो है वो बोलने के लिए तो सारे डिसीजन उसके नाम पे लिए जाते हैं, बट रियलिटी में उसके पास पावर नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोग डेमोक्रेसी में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को दो तरीकों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज योर डायरेक्ट एंड सेकंड इज योर, या फर्स्ट इज योर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकंड इज योर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये पूरा डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों को सिचुएशंस के साथ इवॉल्व होता हुआ देखने को मिला।
जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लियर? तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो गया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता क्या है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक जो है वो टिटुलर हेड रहता है या नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है। नॉमिनल हेड का मतलब है जो बोलने के लिए सबसे पावरफुल है, जिसको हम प्रेसिडेंट कह सकते हैं एग्जांपल्स के रूप में हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूंगा। और रियल हेड जो है वो आपका जो है वो है प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? अब देखिए कहानी सिंपल सी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि पार्लियामेंट में जैसे दो हाउसेज हैं, एक आपका लोकसभा है और दूसरा हाउस जो है वो आपका क्या है, राज्यसभा है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोकसभा है वो ज्यादा पावरफुल रहता है। इलेक्शन होते हैं, आप लोग अपने एमपीज को, आई होप आप लोगों को पता होगा, आप सारे के सारे लोग जो हैं, जब 2019 में भी अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे, तो सारे लोग जो है वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लोकसभा के लिए इलेक्ट करके भेजते हैं। राज्यसभा में आप लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हो, डायरेक्टली वोट नहीं डालते हो, वहां पे जो आपने एमएलएस सेलेक्ट किए हैं वो एमएलएस आपके बिहाफ पे लोगों को राज्यसभा में भेजते हैं और कुछ लोग राज्यसभा में नॉमिनेशन के थ्रू प्रेसिडेंट के द्वारा भी चूज किए जाते हैं। क्लियर? तो आसान भाषा में कहानी क्या है कि अगर मैं लोकसभा और राज्यसभा की बात करूंगा तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोकसभा में आप सब लोगों ने अलग अलग पार्टीज के लोगों को जो है वो इलेक्ट करके भेजा और जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होगी, जैसे अभी एनडीए के पास मेजोरिटी थी तो उन्होंने अपना लीडर चूज किया जो देश का प्रधानमंत्री बना, जो देश का प्राइम मिनिस्टर बना। अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिलेट करूंगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट दी यूनियन लेवल को एंडोर्स करते हैं। यानी कि 75 और 74 को जब हम लोग रीड करते हैं तो हमें सारा पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के ऊपर ही काम करेगा और जब प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं कर सकता है। वो देखता है कि जिस पार्टी के पास मेजोरिटी है उसी को ही वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, अनटिल और अनलेस किसी तरह का कोई हंग असेंबली ना बना हो। हंग असेंबली का मतलब है जहां पे किसी भी स्पेसिफिक पार्टी के पास मेजोरिटी ना हो। क्लियर? डन? तो ये हमारा देश का संविधान जो है वो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। उसके बाद पार्लियामेंट के बारे में भी आर्टिकल 79 के बाद हमें डिफरेंट आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं और ज्यादा डिटेल में भी हम लोग उनको रीड करेंगे। इसके साथ साथ कैसे पार्लियामेंट काम करती है उसके ऊपर हम लोगों ने, या कैसे बिल्स को पास करती है उसके ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर 1 कंसेप्ट डे में हम लोगों ने कवर किया था। आप लोग उसको हमारे यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा के ऊपर देख सकते हो। तो इस तरीके से आई होप धीरे धीरे जो है वो आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आई होप बिल्ड हो रही होगी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अब देखिए कहानी, जिसके पास लोकसभा में मेजोरिटी है उसी ने ही गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की, यानी कि उसी ने ही प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर बाद में जो है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी कि जो बाकी मिनिस्टर्स आप लोग स्पेसिफिक टाइम पे देखते हैं उनको चूज करता है। नो डाउट वो प्रेसिडेंट के द्वारा ओथ दिलवाया जाता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर सारे मिनिस्टर्स को चूज करेगा। अगर मान लो कल को लोकसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी थी, कल को उसकी मेजोरिटी कम हो जाती है, कम होने के कुछ भी कारण हो सकते हैं। हो सकता है जो सहायक दल थे उन्होंने समर्थन वापस ले लिया जिसके कारण जो रिक्वायर्ड नंबर है 273 उससे कम सीट्स होगी, या अपने ही लोग छोड़ के चले गए, रिजाइन कर दिया। तो कोई भी कारण हो सकता है जहां पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने गवर्नमेंट बनाई है, गवर्नमेंट बनाने का मतलब समझो ये जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है ना, देखिए गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। क्लियर? एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो मेनली पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल है। और ये आपके मिनिस्टर्स बन रहे हैं सारे के सारे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये आपके जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनका काम है पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। लेजिस्लेचर का काम होता है पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना। तो बेसिकली जो लोकसभा राज्यसभा है ये सारे आपके लेजिस्लेचर्स के एग्जाम्पल है। तो होता क्या कहानी है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी होती है वही मिनिस्टर्स बनाएगा, और वो मिनिस्टर जो बनेंगे वो हाउस, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स होंगे। ध्यान रखिए, जब आपकी सरकार बनेगी तो वहां पे वो राज्यसभा से भी बन सकता है मिनिस्टर, लोकसभा से भी बन सकता है, लेकिन सरकार बनेगी उसकी जिसकी लोकसभा के अंदर मेजोरिटी होगी, क्योंकि लोकसभा में आप लोगों ने डायरेक्टली अपने एमपीज को इलेक्ट करके भेजा है। तो डायरेक्टली जो है जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है वो चूज करेंगे जिसके पास मेजोरिटी होगी कि ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा, एंड ही और शी विल डिसाइड कि कौन आगे आगे मिनिस्टर्स रहेंगे। तो इस तरीके से जो है वो आपके मिनिस्टर्स यानी कि जो एग्जीक्यूटिव हैं वो
लेजिस्लेचर से ही निकल रहे हैं, यानी कि जिन लोगों को आपने एमपी बनाया है, जो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स हैं, उन्हीं में से कुछ लोग जो है वो मिनिस्टर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे ड्यूअल मेंबरशिप बोलते हैं हम इसको, ड्यूअल मेंबरशिप। ड्यूअल मेंबरशिप का मतलब है कि एक इंडिविजुअल जो है वो मिनिस्टर भी हो सकता है और एट द सेम टाइम यानी कि एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। जब मिनिस्टर बन गया कोई, मान लो मैं फॉरेन मिनिस्टर बन गया, क्लियर, तो मैं तभी बनूंगा अगर मैं किसी हाउस का मेंबर होऊंगा तो मैं लेजिस्लेचर का हिस्सा भी हूं और उसके साथ साथ मैं एग्जीक्यूटिव का हिस्सा भी हूं। तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जब इंटरमिक्स्ड होते हैं, जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। अगर यहां पे मैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको समझाता, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या रहता कि वहां पे ये जो लेजिस्लेचर है यानी कि जो लोगों ने इलेक्ट करके लोग भेजे अलग होते और प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग होता। प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होता तो वो अपनी मर्जी से किसी को भी मिनिस्टर बना सकता था, वो वहां से नहीं बनाएगा जिनको लेजिस्लेचर या जिनको लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है लेजिस्लेचर के अंदर। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर। वहां पे ऐसे भी रहता है कि लेजिस्लेचर के अंदर जो प्रेसिडेंट की पार्टी है उसकी अपोजिट पार्टी की डोमिनेशन हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे जिसकी डोमिनेशन लेजिस्लेचर के अंदर है वही एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, और कल को अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी खत्म हो जाती है लेजिस्लेचर के अंदर, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है उसको भी अपनी जो पोजीशन है उससे हाथ धोना पड़ेगा, क्लियर। तो इसको हम ड्यूअल मेंबरशिप कहते हैं, क्लियर, जहां पे जो लेजिस्लेचर है यानी कि आसान भाषा में जो पार्लियामेंट है वो ज्यादा पावरफुल है। यही कारण है इसको हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये आसान भाषा में एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसके बारे में आप सब लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काफी, अगर आप हिंड्रेंसेस देखो, अब आप अपने आसपास देखो, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बताया जहां पे आप लोग डायरेक्टली इलेक्ट करके लोगों को भेजोगे। अब मैंने इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजना है। दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन है मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझदार हूं, मेरे को पता है कि जब मैं वोट डालूंगा, अगर मैं इसको डालूंगा तो क्या होगा, उसको डालूंगा तो क्या होगा। दूसरी सिचुएशन, मैं अनपढ़ हूं, गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को मतलब खाने के वाले हैं, मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को अवेयरनेस ही नहीं कि वोट की वैल्यू क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड सिचुएशन में कोई भी एक इंडिविजुअल जो शायद मेरे को पैसा दे देगा, शायद मेरे को खाने को खाना दे देगा, मैं उसको वोट कास्ट कर दूंगा। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये तो नहीं था। डेमोक्रेसी का मतलब था कि हम लोग अपने वेलफेयर के लिए, हमारी भलाई के लिए जो भी डिसीजन लेगा, हम लोग देखेंगे कि कौन हमारे बारे में सोच रहा है, देन वी विल डिसाइड कि हमने इसको वोट देना है या नहीं देना है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ड्यू टू इलिटरेसी और पॉवर्टी हम लोग जो है वो थोड़ा सा वोटिंग के आसपास, और आई थिंक यहाँ पे आप लोग भी बहुत ज्यादा अवेयर हो कि किस तरीके से जब इलेक्शंस आते हैं तो क्या हमारे समाज में जो है वो होता है, और काफी एग्जाम्पल जो आप अपने आसपास देख सकते हो। तो ये एक हिंड्रेंस है इन द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि फंक्शनिंग में तो एक्सपेक्ट किया गया था कि लोग आएंगे, रिफॉर्म्ड डिसीजन लेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे, वो उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। पर होल्टा रहा है, जब आप क्रिमिनल्स को इलेक्ट करके भेजोगे तब कैसे आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी भलाई के लिए काम करेंगे। क्लियर, जब कोई इंसान पैसे दे के आपसे वोट लेगा तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आगे जाके पैसे नहीं कमाएगा। और ये मैं या आप भी कभी भी इस तरह की वेग स्टेटमेंट आप नहीं दोगे अनटिल और अनलेस आपके पास कोई एग्जांपल ना हो। क्लियर, तो रिसेंटली जितने एमपीज हैं 43% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के खिलाफ जो है वो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। अगेन क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, प्रूव अगर हो जाएंगे, जेल की सजा हो जाएगी तो उनको उनकी पोजीशन से हाथ धोना पड़ेगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। काफी बार ऐसा भी रहता है क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके खिलाफ गलत केसेस भी चलाए जाते हैं। तो अगेन हर पहलू के या हर सिक्के के जो है वो दो पहलू रहते हैं। क्लियर, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक एलिमेंट ये आ गया, पॉवर्टी आ गया, लिटरेसी आ गया। क्लियर, दूसरा एलिमेंट जो है वो आपका क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आ गया। किसी जमाने में क्रिमिनल्स की सहायता ली जाती थी पॉलिटिशियंस के द्वारा इलेक्शन जीतने में। फिर क्रिमिनल्स ने देखा कि अगर कल को पॉलिटिकल लीडर जिसकी उन्होंने सहायता की वो हार जाता है तो आने वाला उनको जेल में डाल देता है। तो उन्होंने सोचा इट इज द बेस्ट टाइम कि हम लोग जो है वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर ले। तो धीरे धीरे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी हम लोगों को होता हुआ देखने को मिला। वो भी एक हिंड्रेंस है। इसके साथ जो कंसेप्चुअल हिंड्रेंस है, कंसेप्चुअल हिंड्रेंस का मतलब क्या है कि जब मैंने बताया आपको कि लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव चूज होके आएंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो जो एक्सपर्ट है, क्योंकि एक इमेजिन करो, मान लो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है, वो किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है। तो वो किसी को भी बना सकता है, तो वहां पे वो कोशिश करेगा कि जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो स्किल्ड हैं, उनको लेके आए। ऑन कॉन्ट्ररी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनमें जो लोग इलेक्ट होके आए आप उन्हीं को मिनिस्टर्स बना सकते हो। तो वहां पे कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है कि आप टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनको नहीं बना सकते हैं। यहां पे इसका एक सोल्यूशन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि आप एक्सपर्ट्स को, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको एडवाइजर रख लो।
और उसके साथ साथ एक और भी एंगल है कि जो टेक्नोक्रेट्स है, टेक्निकल एक्सपर्ट है, वो एक डायमेंशन में सोचेगा, जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो लोगों की ओवरऑल वेलफेयर, लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेगा। तो अगेन ये जो मैं आपको दूसरा एस्पेक्ट बता रहा हूं ये डिफेंस है, क्योंकि आप लोगों का जो काम है, ध्यान रखिए, आप लोगों का काम किसी भी तरह की पॉलिटिकल राय डेवलप करना नहीं है। आप लोगों का काम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा या बुरा बोलना नहीं है। आपका काम जो है वो हर एक प्रॉब्लम के सारे दायरों को देखना और एक सोल्यूशन आइडेंटिफाई करना या फाइंड आउट करना, यही आप लोगों का काम है। यही फ्यूचर ब्यूरोक्रेट से जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है। इसलिए इस तरह के पेपर्स, इस तरह के आंसर्स जो है वो आप लोगों से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। क्लियर, डन। तो फटाफट जो है वो आई होप धीरे धीरे जो है आप लोगों को एक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो एक बार जो वो रिवाइज करते हैं। देखिए फीचर्स क्या है। पहला है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ये फीचर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। तो नॉमिनल कौन हो गया इंडिया के एग्जांपल में, प्रेसिडेंट हो गया। रियल एग्जीक्यूटिव कौन हो गया, जिसके पास रियल पावर है, प्रधानमंत्री हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज होगी। दूसरा है मेजोरिटी पार्टी रूल, जिस पार्टी की लोकसभा में मेजोरिटी होगी वही सरकार बनाएगी, वही रूल करेगी, वही अपने एग्जीक्यूटिव्स डिसाइड करेगी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर। इसके साथ साथ जो वो डबल मेंबरशिप है, डबल मेंबरशिप का मतलब क्या है कि कोई एक इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव का हिस्सा भी है और वो एट द सेम टाइम जो है वो लेजिस्लेचर का हिस्सा भी है। इसके साथ साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल है, जहां पे उसकी लीडरशिप में सरकार चलाई जाती है, जो स्पेसिफिक टाइम पे देख भी सकते हो। अगर जो लोअर हाउस है उसका डिसोल्यूशन, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो हाउस डिसॉल्व हो जाता है, जैसे हमारे देश में जैसे ही 5 साल का कार्यकाल पूरा किया जाता है तो हमारे यहाँ पे हाउस को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाता है और उसके बाद नया हाउस यानी कि नए इलेक्शंस होते हैं और नया जो है वो तुम्हारी सरकार बनती है। सीक्रेसी का मतलब क्या है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं, यानी कि जो इंटरनल मैटर्स हैं या जो आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो अपनी जो इंटरनल या जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज होंगे उनको कहीं ना कहीं बाहर नहीं लेके जाएंगे। डन। तो ये कुछ फीचर्स हैं। अब देखते हैं कि हिंड्रेंसेस क्या क्या हैं। तो हिंड्रेंसेस की अगर मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली तो आप लोग देख सकते हो, सबसे बड़ी बात है कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, यहां पे जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी उसी की सरकार है, तो लोकसभा तो वैसे ही कंट्रोल में है एग्जीक्यूटिव के, क्योंकि लोकसभा में जैसे आप भी आजकल देखते हो कि लोकसभा में कोई भी ऐसा बिल नहीं है जो पास नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी उसी की सरकार। यूए है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है, वहां पे प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है वो वहां पे हाउस में दूसरी पार्टी की कभी कभी डोमिनेशन रहती है तो उसको ओवररूल कर सकते हैं। क्लियर। जैसे प्रेसिडेंट जो लास्ट थे उनके खिलाफ इंपीचमेंट का प्रोसीजर भी चला था। ठीक है। इसके साथ साथ इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि थोड़ा सा भी जैसे हमने 1990s और जो 2000 यानी कि 1989 से लेके जो है वो आप 2000 या 1999 तक 10 साल की स्पेसिफिकली बात करोगे तो वहां पे मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपके पास वो नंबर नहीं होगा तब तक आप गवर्नमेंट नहीं बना पाओगे, तो यहाँ पे मल्टीपल पार्टीज मिलके मेजोरिटी प्रूव करके सरकार बनाती थी, आपस में टसल होती थी, सरकार गिरती थी, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आता था, तीसरा आता था, जिसके कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती थी और जो देश के लिए काफी अच्छा नहीं है। रूल्ड आउट हायरिंग एक्सपर्ट्स। क्लियर। एक्सपर्ट्स को हायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट में फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप किसी को भी हायर कर सकते हो, यहाँ पे आपको जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हीं में से किसी को हायर करना पड़ेगा। ठीक है। जल्दी डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं, पूरे पार्लियामेंट जब तक कंसेंसस नहीं बनाएगी, सारे वोट नहीं करेंगे, मेजोरिटी के साथ डिसीजन नहीं लिया जाएगा। डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा स्लो रहता है, हाउस को बुलाना पड़ेगा फिर डिसीजन लिया जाएगा। पार्टी पॉलिटिक्स है। क्लियर। पार्टी पॉलिटिक्स है जहां पे राजनीति जो है वो ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस रहती है रेदर देन इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर डिस्कशन होनी थी, लेकिन वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के जो दाग हैं वो उछाल रही है, एक दूसरे पे उछाल रही है, दूसरी तीसरे पे उछाल रही है, जिसके कारण जो सब्सटेंशियल मुद्दे हैं उनके ऊपर डिस्कशन नहीं हो पाती है। इलिटरेसी एंड पॉवर्टी, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। क्लियर। ये भी बहुत बड़ा इशू है जहां पे, क्योंकि डेमोक्रेसी में स्पेशली एक सेकुलर नेशन में कभी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि धर्म के नाम पे जो है वो किसी भी तरह का अपवाद रहे, किसी भी तरह का इशू रहे, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स रहे, चैलेंजेस रहे। और लास्ट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये वो हिंड्रेंसेस हैं जो आपका जो आंसर पूछा गया था जहां पे आप लोगों ने एड्रेस करनी थी। ठीक है जी। ये देखिए क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर हिंड्रेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो आसान है, इजी है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर लिख के टाइप करके जो है वो लगा सकते हो इस वीडियो के नीचे। तो ये था आज का हमारा सेशन। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।